अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ टू सेंट्स बाय हिबा। मैंने आने में थोड़ी सी देर कर दी, मेरी तबीयत कुछ नासाज थी जिसकी वजह से मैं पिछला रिव्यू अपना रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो आज मैंने सोचा है शेर क्योंकि मैं ड्रॉप कर चुकी हूँ, शेर में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग रहा नहीं है, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना मैं मंटू नहीं हूँ कि क्योंकि एक किस्त आई थी और बिरयानी की हमारे पास 2 किस्तें हैं, तो मैंने सोचा उन दोनों को साथ रिव्यू करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं मैं मंटू नहीं हूँ के रिव्यू से। मंटू नहीं हूं कि एपिसोड नंबर 15 स्टार्ट होती है एज एन आफ्टर इफेक्ट ऑफ ऑल द क्योस जो फरहाद ने मचाया होता है पिछली किस्तों के अंदर। अब मंटू साहब जो है वो लेकर तो भाग चुके हैं महमल को, लेकिन वो उसको भगाकर लेकर किधर जाते हैं? वो जाते हैं एक ढाबे पे। मंटू साहब को ढाबे से बेहतर कोई जगह नहीं पता थी एक लड़की को ले जाने के लिए। जब मैं कहती हूँ ना कि मंटू साहब डम्ब है और वो महमल को ख्वामा खा पसंद है, वो मैं इसीलिए बोलती हूँ। इट वॉज नॉट अ डिसेंट प्लेस टू टेक अ लेडी। खैर, उसके बाद दोनों के दरमियान कॉन्वर्जेशन होती है कि अभी तक तो कुछ बंदे मर भी गए होंगे और सर मंटू के एक्सप्रेशंस बदलते हैं क्योंकि ऑब्वियसली वो है तो डरपोक। अब होता यह है कि वो कहते हैं कि आप अपने अब्बा को फोन करके बता तो दीजिए, कहीं आपके अब्बा को ये तो नहीं लगेगा कि आप अगवा हो गई हैं। तो महमल साहिबा फरमाती हैं कि मुझे अपने अब्बू का नंबर नहीं याद। एंड आई वाज लाइक, महमल सर मंटू के साथ टाइम गुजारना चाह रही है या महमल को एक्चुअली अपने अब्बू का नंबर नहीं याद? क्योंकि महमल जो बोलती है, जो करती है, वो दोनों चीजें हमेशा डिफरेंट होती हैं। इन बातों के दरमियान में महमल सर मंटू को टेस्ट करने के लिए कहती है कि मैं इस दुश्मनी को फरहाद से शादी करके खत्म कर सकती हूँ। मेरे दिल को इतना सुकून मिला जब सर मंटू कहते हैं कि कर लो शादी, सवाब का सवाब, दुश्मनी भी खत्म हो जाएगी, शादी की शादी। और वो जो महमल की शक्ल पे डिसअपॉइंटमेंट का एक एक्सप्रेशन आता है ना, आई वाज लाइक ओ माय गॉड, थैंक गॉड सर मंटू ने फाइनली फ्लर्ट के बदले, इन पहेलियों के बदले उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। पहली बार उन्होंने उसको कटाने वाला रिस्पॉन्स दे दिया था। आई वॉज सो हैप्पी टू सी दैट एंड सो रिलीव्ड ऑनेस्ट। वहां से जो हमारा शमरेज होता है ना, वो 1000+ का ऑरा लेके निकलता है, जाता है फरहाद की गाड़ी के आगे, अपनी गाड़ी लाके खड़ी करता है और उसको मारता है एक गोली। लेकिन फरहाद को वो गोली नहीं लगती है, फरहाद बच के बाहर निकलता है। बच के वो बाहर तो निकल जाता है, लेकिन इन्हीं लोगों का गनमैन उसके ऊपर एक बंदूक तान के खड़ा हो जाता है, जिसके ऊपर फरहाद जो है वो अपनी जिंदगी के लिए लिटरली भीख मांगना शुरू कर देता है कि मैं तुम्हें 2 करोड़ दूंगा, मैं तुम्हें 3 करोड़ दूंगा। एंड एट दैट टाइम आई वाज लाइक, ये गनमैन बिक जाएगा। लानत है अमृतसरियों के गार्ड्स के ऊपर अगर वो बिक जाते हैं तो। वो उसको ऑफर ही मार रहा होता है कि एडिटिंग वाली टीम ने क्या काम किया है। ऑब्वियसली ये डायरेक्शन का काम है कि वो हमें सीन काट के फौरन ले जाते हैं बिनयामीन और मियाँ साहब के सीन में, जहां पर मियाँ साहब उसे कह देते हैं कि भाई तुम्हें तो वो हाथ देने पड़ेंगे, मतलब फरहाद के हाथ देने पड़ेंगे जिससे उसने सिराज अमृतसरी की बेटी के ऊपर हाथ। सर मंटू से इतना डिसअपॉइंटिंग जवाब सुनकर महमल जो है वो भागती हुई आती हैं अपने घर में वापस और अपने अब्बू के गले लग जाती हैं। पीछे से भुप्पो के एक्सप्रेशन मुझे बड़े मजे के लगते हैं कि वो रिलीव्ड है कि महमल घर आ गई है, या वो चाहती है कि ओके अब ये घर तो आ गई है सेफली, लेकिन ये दुश्मनी जो है ना वो जलती रहनी चाहिए, ये नहीं बुझनी चाहिए। देखते हैं कि किसी तरह फरहाद अपने घर पहुंच जाता है, फरहाद को होश आ गया है, वो कहता है मैं बच गया, लेकिन फिर कोई किस्त हमारी नहीं जाती जिसमें फरहाद को थप्पड़ ना पड़े। फरहाद उठता है, वो मौत से तो बच गया, लेकिन वो थप्पड़ों की इस बरसात से नहीं बच सका। फरहाद हमारा सोफे से उठता है, बिन्यामीन उसको एक खींच के चांटा लगाते हैं। कलेजे में ठंड आ गई बिन्यामीन साहब, वेरी गुड। बिन्यामीन अपनी वाइफ से बहुत कंसर्न होकर ये बोल रहे होते हैं कि भाई ये मौत के मुंह से निकला है, इसने हमें मौत के मुंह में डाला है, और जो दुश्मनी खत्म होने की जो उम्मीद थी ना वो मर गई है, ये मरा है या नहीं मरा है। तो बिन्यामीन इज एक्चुअली कंसर्न कि भाई मेरा बेटा पता नहीं क्या करता फिर रहा है। ऑब्वियसली दिख रहा है कि बिन्यामीन तो थे ही अपने पास्ट में ऐसे जैसा फरहाद है, क्योंकि वो उनकी वाइफ बार बार बोलते हुए हमें दिखाया जाता है, और उनकी जो वाइफ है ना उन्होंने भी कोई खास अच्छी तरबियत की नहीं है। फरहाद की तरबियत इंतहाई बुरी हुई है। सर मंटू का मुझे एक बहुत अच्छा डायलॉग लगता है जिसमें वो कहते हैं कि अगर बाजार में लड़की का हाथ पकड़ने वाले का हाथ ना झटक सके तो उस इंसान को जेंडर के खाने में मेल नहीं लिखना चाहिए। ये होती है डेफिनेशन ऑफ मेल, ठीक है। जो बात है, ये डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगा। वो मिस मारिया से बात कर रहे होते हैं तो बेसिकली मंटू साहब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैंने जो है वो, महमल है या कोई भी है, बात सारी ये है कि मेरी गैरत को ये गवारा नहीं किया कि कोई बीच बाजार में किसी लड़की का हाथ पकड़ के उसको घसीट के ले जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन डीप डाउन वी ऑल नो, और जो कि हमें नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो से भी पता चल जाता है कि मिस मारिया कहती है कि अगर वो लड़की महमल ना होती और कोई और होती तो क्या तब भी आप हाथ झटक देते? और यही मेरा सवाल है, क्या सर मंटू में ये जो बहादुरी का एलिमेंट आया है ये सिर्फ महमल के लिए आया है या उनमें ओवरऑल चेंज आ रहा है? क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि वो महमल को डिसअपॉइंट कर देते हैं ये कह के कि कर लो शादी, दुश्मनी भी खत्म हो जाएगी। सो सर मंटू इज नॉट कंसर्न कि वो फरहाद से भी शादी अगर खुद से करना चाह रही है तो कर दे। एक तरफ तो वो ये तासुर देते हैं। तो
ये जो सारी चीज थी, किसी भी लड़की के लिए उनकी गैरत जागती या महमल के लिए जागती, ये सवाल जो है ये थोड़ा सा टंगता हुआ रह गया। मैं कह रही हूँ मियाँ साहब जो है ना वो बेचारे पेंडुलम बने हुए हैं, वो इधर से उधर झूलते चले जाते हैं। मियाँ साहब कहते होंगे कि भाई मैं किन दो लोगों के दरमियान में फंस गया हूँ, लेकिन बेचारे मियाँ साहब फिर पहुंच जाते हैं सिराज अमृतसरी के पास। सिराज अमृतसरी अपनी वाइफ से कहते हैं नसीबा जरा अलमारी में से एक सुलहनामा तो लेकर आना। अलमारी में से तो लाती हूँ, दराज में से निकाल के लाती हैं, और वो जो है वो उस सुलहनामे को फाड़ देते हैं, जिस पर मियाँ साहब कहते हैं कि बिन्यामीन बहुत माफी मांग रहा है। तो सिराज कहता है मैं भी उसके बेटे की लाश के ऊपर खड़े होकर उससे माफी मांगू कि ओके, सिराज की आंखों में जो खून उतर चुका है ना, मैं देखना चाहती हूँ कि ये एक आध बंदा फड़का दे, क्योंकि मैं सिराज अमृतसरी और बिन्यामीन इन लोगों को डॉन तो तब मानूंगी ना जब मैं अपनी आंखों के सामने कोई बंदा फड़कते हुए देखूंगी। ऑनेस्टली अभी तक तो कोई बंदा फड़का नहीं है। तो वो जो दुश्मनी दुश्मनी, इतने लोग मर गए, 122 लोग मर गए, 222 लोग मर गए, वो मुझे दिख ही नहीं रही है। मुझे चाहिए, मुझे थोड़ा सा ब्लड शेड चाहिए भाई। अगर मैं इतनी दुश्मनी वाली चीज देखूंगी ना तो उसमें मैं फिर ब्लड शेड भी देखना चाहती हूँ। अब खानदान की दुश्मनियों में जो रिजल्ट निकला है वो ये निकला है कि हम्माद जैसा पुरसुकून बंदा, जिसको पीस पसंद था, जो अमन की बातें करता था, अपने भाई की जान बचाने के लिए वो भी बंदा मार सकता है। उसने भी बंदूक उठा ली। पूरी दुनिया में केओस मचाने के बाद जब महमल अपने कमरे में बैठ के पुप्पो से बातें कर रही होती है तो वो डे ड्रीमिंग जो है वो सर मंटू की ही कर रही होती है। मतलब दुनिया इधर की उधर हो जाए। वो जो है पुप्पो को कहती है कि जब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा तो लगा कि उनकी गिरफ्त में ताकत है। तो मैंने कहा कि अरे भाई महमल, वो तुम्हें दुश्मन से बचा के लेके जा रहे थे, बट दिस गर्ल जस्ट वॉन्ट स्टॉप रोमांटिसाइजिंग हर प्रोफेसर। जबकि प्रोफेसर ने अच्छा खासा ठेंगा इन्हें दिखा दिया है। मिस मारिया जो है वो सर मंटू के लिए वो हैं जो सर मंटू महमल के लिए हैं। वो महमल को बचाने कहीं भी पहुंच जाते हैं अनकंडीशनली, और मिस मारिया जो है वो सर मंटू को बचाने कहीं भी अनकंडीशनली पहुंच जाती हैं। वो कहती हैं कि जी मैं आपके साथ चलूंगी। अच्छा, वो जो गाड़ी वाला सीन था ना जिसमें सर मंटू और मिस मारिया जा रहे होते हैं, पीछे से वीगो आ रही होती है, वो कहते हैं हमारा पीछा कर रहा है, मैं ना स्लो कर लेता हूँ, बड़ा फनी सीन था। मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। वो वीगो वाला आगे निकल जाता है, मिस मारिया हंसना शुरू कर देती है। बट उस सीन में एक फ्लॉ था। उसमें जो विंडोज में जो स्क्रीन चल रही थी ना, जो ग्रीन स्क्रीन उन्होंने पीछे चलाई होगी, वो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की नहीं थी। वो बहुत फेक लग रही थी, बहुत बहुत ज्यादा फेक लग रही थी। यमीन जब फरहाद को जो है लेके जा रहे होते हैं सिराज अमृतसरी के हवाले करने के लिए, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। वो फरहाद को बोलते हैं कि भाई मर्दों की लड़ाई में तुमने दुश्मन की औरत का हाथ पकड़ा है, नामर्द हो गए हो तुम, तुम्हारी FIR तो बनती है। मैंने कहा गुड डैड। जो है वो सिराज के हवाले कर देते हैं फरहाद को, और वो एक बात बोलते हैं जो कि एक बाप की इल्तिजा भी समझ लें, मतलब बाप डॉन क्यों ना हो, बाप तो फिर बाप है। वो कहते हैं उसके हाथ पैर तोड़ देना, जो औजार हैं तुम्हारे पास वो इस्तेमाल कर लेना, लेकिन बस उसको जिंदा छोड़ देना। मतलब एट दिस पॉइंट, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग इतने कत्ल कर चुके हैं, उनके लिए फरहाद को कत्ल करना कोई मुश्किल काम तो है नहीं। तो बिन्यामीन की वो जो रिक्वेस्ट थी ना कि बस उसको जिंदा छोड़ देना, तो उसमें आई वॉज फीलिंग समथिंग। अच्छा, सिराज जो है वो कमरे में घुसते हैं, फरहाद से उनका जो है वो फेस ऑफ होता है। अब मैंने कहा कि भाई महमल का हाथ घसीट के ये बंदा अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था, और सिराज की आंखों में ना उस सीन के ऊपर खून उतरा हुआ था। आसिफ रजा मीर ने बहुत ब्रिलियंटली एक्ट किया है उस सीन के अंदर, लेकिन जितना कुछ उस सीन में होना चाहिए था मैं तो सेटिस्फाई नहीं हुई ऑनेस्टली, क्योंकि वो बस एक थप्पड़ मार देते हैं फरहाद को। अब उसका जो उन्होंने एक डीप पहलू दिखाया वो ये दिखाया है कि फरहाद आता है, बैठता है गाड़ी में, बिन्यामीन को बताते हैं कि भाई जी उन्होंने तो बस मुझे एक थप्पड़ मारा। तो वो कहते हैं कि उसने तुम्हें जाने दिया, यही तुम्हारे लिए बहुत बेइज्जती की बात है, तुम्हारे लिए तो ये बेइज्जती की बात है कि तुम्हारे बाप ने उसके आगे मिन्नत की है। तो सिराज इतना अच्छा हो गया कि उसकी बेटी रोते हुए, एक बंदा उसको घसीट के लेके जा रहा था, पता नहीं कहाँ कहाँ की खाक छानती हुई, उसकी बेटी रोते हुए घर आती है, उसको गले लगाती है। तो सिराज का जो कैरेक्टर बनाया हुआ है ना कि जी वो डॉन है, वो तो बख्शते ही नहीं है किसी को। बिन्यामीन का इतनी सी रिक्वेस्ट के ऊपर सिराज का इतनी बड़ी चीज को माफ कर देना, ऑनेस्टली इट डिड नॉट मेक सेंस टू मी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे स्टोरी में जो है ना कोई किसी को मार ही नहीं रहा है। मतलब ये दुश्मनियां कैसी हैं, बस कैरेक्टर्स बच रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, गनमैन मर गया, कोई मेन कैरेक्टर नहीं मर रहा, या कोई मेन कैरेक्टर ऐसे नुकसान में नहीं आ रहा जिसकी वजह से स्टोरी के अंदर कोई मेजर शिफ्ट आए। हर एपिसोड के अंदर उबाल उठता है कि दुश्मनी 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 दुश्मनी, वो सारे झाग दोबारा बैठ जाते हैं। तो मैं कुछ ब्लड शेड मेन कैरेक्टर्स का में से किसी का जो है ना वो देखना चाहती हूँ। बिन्यामीन का फरहाद को एक बहुत जबरदस्त डायलॉग होता है। वो कहते हैं गैरत वाले करते हैं मोहब्बत, बेगैरत रुस्वा करते हैं। अगर तुम्हें औरत की इज्जत नहीं करनी आती तो मोहब्बत जायज नहीं है तुम पर। इस टाइप का ना डायलॉग मैं पहले भी खलील रहमान कमर के किसी ड्रामों में सुन चुकी हूँ। वो मुझे तब भी अच्छा लगा था, वो मुझे अब भी अच्छा लगा है। आई कैन नॉट रिकॉल दैट ड्रामा, बट इस कॉन्सेप्ट का एक डायलॉग आ चुका है पहले भी। नसीबा सुरैया से बात करने के लिए जाती है तो हमें पता चलता है कि भाई नसीबा को सुरैया की सारी प्लानिंग पता है। नसीबा को पता है कि सुरैया किस हद तक गिर सकती है उस दुश्मनी को दोबारा से इग्नाइट करने के लिए। हमें पता चलता है कि वो उसको बताती है कि भाई मेरी है महमल। तो वो कहती है कि 22 साल जो है तुम्हें 22 साल के बाद याद आ गया कि महमल तुम्हारी है, जाओ तुम महमल को अपना बना के तो देख लो। ये वो मतलब वो बेसिकली
नसीबा को चैलेंज कर रही है उसकी अपनी औलाद का नाम लेके। तो वो किस किस तरीके से महमल की अपने साथ क्लोजनेस को एक्सप्लॉइट कर रही है ना, मतलब अगर मैं 10 on 10 दूंगी ना किसी बहुत ही सिनिस्टर माइंड को, तो वो 10 on 10 में दूंगी सुरैया को। वो मैडम जो है ना सुरैया, वो थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल भी करना जानती हैं सबको। वो 2 मिनट में अपनी आंखों में आंसू ले आती हैं और वो 2 मिनट में अपने चेहरे के ऊपर एक सिनिस्टर सी स्माइल ले आती हैं, जिसके ऊपर साइमा जी को 100% क्रेडिट जाता है। उन्होंने क्या जबरदस्त परफॉर्म किया है एज सुरैया। हमें जो है ना वो पूरी पूरी जो एक विलन वाली वाइब होती है ना वो सुरैया से आती है। और मैं एक्चुअली देखना चाहती हूँ कि सुरैया किस तरीके से आप सारे किरदारों को अपनी उंगली की पोरों पे नचाती है। जो है ना वो बीबा सा मंगेतर जो है वो ये सारी सिचुएशन देख के डर चुका है, उसके अब्बू भी डर चुके हैं। वो जाता है महमल को पिक करने के लिए। अच्छा, जब वो महमल को पिक करने के लिए जाता है तो वो कार में जाता है, और जब वो वापस आ रहे होते हैं ना और रोड के दरमियान में गाड़ी रुकती है तो एसयूवी होती है। आई वाज लाइक नदीम बेग, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट तो नहीं करती थी ना, मतलब इन थोड़े से फ्लॉस का ध्यान रखा करें। ये नजर आ रहा था सीधा सीधा। महमल इतनी झूठी होती है, वो कहती है मैं किसी और से मोहब्बत, मैं सिराज अमृतसरी की बेटी हूँ, किसी और से मोहब्बत करती होती तो आपसे शादी के लिए हाँ नहीं करती। इतनी बड़ी झूठी है महमल, मतलब क्या प्लेयर है भाई, प्लेयर है। मतलब दो दो लोगों के साथ एक साथ खेलने की कोशिश कर रही है। वो कहती है कि किसी ने मुझे कहा है कि ये शादी नहीं होगी। मतलब उसको भी जो है ना वो इस बंदे को जलील करने का बड़ा शौक है। मतलब बस किसी ना किसी तरीके से महमल ने जो है ना वो अपने मंगेतर को जलील करना। तो हजरत साहब उससे फरमाते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि फाइनली 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 हजरत साहब ने मुंह से 2 जुमले निकाले। कहते हैं शादी इसलिए नहीं होगी क्योंकि तुम शादी होने नहीं दोगी। एग्जैक्टली हजरत साहब, थैंक गॉड हजरत साहब को ये बात समझ में आ गई है कि महमल ये शादी नहीं होने दोगी, इसीलिए ये शादी नहीं होगी। और फिर जब वो गाड़ी से उतरती है और वो स्टेयर स्टडी होती है तो वो उससे पूछ लेता है मंटू है ना उसका नाम, और वो जब पलट के देखती है और उसके चेहरे के ऊपर एक एक्सप्रेशन ऑफ शॉक होता है। मुझे एक बहुत मजे की डिटेल लगी उस सीन में कि जब महमल जिन सीढ़ियों के ऊपर खड़ी होती है और हजरत जब गाड़ी में बैठा हुआ होता है और वो कहता है कि मंटू है ना उसका नाम, तो बिल्कुल इसी जगह महमल खड़ी हुई होती है जब हजरत का रिश्ता आता है। और वो इमेजिन करती है कि सर मंटू उतरे हैं गाड़ी से और वो जोर से बोलती है सर मंटू, तो वो इन्हीं सीढ़ियों के ऊपर खड़ी होती है और हजरत यहीं निकल के आता है गाड़ी में से। तो मैंने कहा ओके, ये एक इंटरेस्टिंग डिटेल है कि जहां उसने पहली बार सर मंटू का नाम सुना था उसी स्टेयर्स पे महमल खड़ी हुई होती है जब वो सर मंटू के नाम से उसको कन्फ्रंट करता है। तो अब यहाँ हमारी किस्त तो जाती है वाइंड अप। अब हमने अगली किस्त के अंदर देखना है कि क्या बनता है। जब मिस मारिया पूछेंगी कि महमल की जगह अगर कोई और लड़की होती तो तब भी क्या आपका यही होता, आप इसी तरीके से बचाते। तो मुझे सुनना है एक्चुअली कि सर मंटू क्या जवाब देते हैं इस बात के ऊपर। लेकिन हमें प्रोमो से थोड़ा सा ये भी पता चलता है कि जब महमल क्लासरूम में बैठी हुई होती है तो सर मंटू जाके उसको जरा प्यार भरी नजरों से देख रहे होते हैं, विच आई एम नॉट लाइकिंग एट ऑल अगेन। तो जी, मैं मंटू नहीं हूं का रिव्यू था यहीं तक। अब हम चलते हैं बिरयानी के रिव्यू की तरफ। बिरयानी की हमारे पास आई है एपिसोड नंबर 8 एंड एपिसोड नंबर 9। पिछली एक साथ की एंडिंग होती है कि मीर मीरान के घर पे जो है वो निसा पहुंच चुकी हैं और उन्होंने अपने कपड़े वपड़े धोए हैं और उनको कपड़े सुखाने हैं, जो कि उनके घर में अनफॉर्चुनेटली ड्रायर ही नहीं है और द ओनली ऑप्शन दे आर लेफ्ट विद इज छत। तो वो उनके घर की छत पे चली जाती है और छत पे जाती है, उसने मीरान के कपड़े पहने हुए होते हैं एंड शी इज वेरी कंफर्टेबल विद मीरान। मतलब उसको देख के ऐसा लग रहा था कि ये मीरान को बचपन से जानती है या ये मीरान इसका कोई एक्चुअली मंगेतर मंगेतर है या इनका कोई एक्चुअली लव अफेयर स्टार्ट हो चुका है। कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ये दोनों एक दूसरे को नए नए जानते हैं। वो पोल के ऊपर हाथ रखे ब्लश करके जब उसको देख रही होती है और मीरान उससे बातें कर रहा होता है तो आई वाज लाइक ओके गर्ल। पहली बात, मुझे ये थोड़ा सा अनबिलीवेबल लगा क्योंकि मिडिल क्लास घराने की जो लड़कियां होती हैं उनको ये सिखाया जाता है, भाई मैं खुद हूँ, हमें ये सिखाया जाता है कि भाई आप लड़कों पे भरोसा कर लीजिए, ओके आप अपने क्लास फेलोज पे भरोसा कर सकते हैं, कभी किसी लड़के के ऊपर इतना भरोसा नहीं किया जा सकता कि आप उसके घर चले गए, फिर आप उसके घर के कमरे में चले गए, वहां आपने जाके कपड़े चेंज कर लिए, फिर आप छत पे चले गए उस लड़के के साथ अकेले। क्या क्या हो सकता है, ये हमें कितना कितना डराया जाता है और सही डराया जाता है राइटफुली। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि निसा मीरान के ऊपर इतना ज्यादा एकदम से ट्रस्ट कैसे कर रही है, जो कि हमें समझ आ जाता है क्योंकि थ्रू आउट दैट एपिसोड हमें ये दिखाया गया है कि भाई निसा के अंदर मीरान के लिए क्या क्या फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। एंड दिस एपिसोड नंबर 8 स्पेशली, इट टोटली बिलोंग टू रमशा खान। उसने जिस तरीके से पोर्ट्रे किया है ना कि दिस इज द गर्ल जो कि बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट है इन हर डिसीजंस, शी इज वेरी गुड इन हर एजुकेशन, वो स्कॉलरशिप उसको मिली हुई, उसकी जिंदगी में ना इन चीप चीजों का टाइम नहीं है। लेकिन एक लड़का बस उसकी जिंदगी में ऐसा आता है कि उसको उसके लिए फीलिंग्स डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं और उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। और रमशा खान ने इतनी अच्छी तरीके से इन सारी चीजों को पोर्ट्रे किया है ना, आई लिटरली लव्ड हर
हर परफॉर्मेंस इन दिस एपिसोड। यूनिवर्सिटी वापस आ जाते हैं ये लोग कपड़े बदल के, और बाहर निकलता है मीरान, और कुरैशी साहब कहते हैं सर आप ये कपड़े नहीं पहन के गए थे, आप तो पिंक कलर के कपड़े पहन के गए थे। और वो कुरैशी साहब को ऐसा नचाता है, कुरैशी साहब पिंक कलर के कपड़े मैं कल पहन के गया था, अब आप देख लीजिए मेरे कपड़े, ठीक है, मैंने ब्लैक पतलून पहनी है, मैंने सफेद रंग की शर्ट पहनी है, अब आप गौर से देख लीजिए। मैंने कहा यार बेचारे कुरैशी साहब तो मुझे थोड़ा सा तरस आ रहा होता है, कुरैशी साहब बहुत बुद्धू हैं, ये उसे बहुत बुद्धू बनाता है भाई। जैसा कि जो मामू होते हैं ना, वो पीछे से बाबर आजम की सेंचुरी के ऊपर चीख रहे होते हैं, आई वाज लाइक मामू ऑल ऑफ अस मामू ऑल ऑफ अस। उसके बाद मीरान जो होता है वो पूछता है कि अच्छा वो वाली शर्ट किधर है जी जो निशा ने पहनी थी। आई वाज लाइक बॉय ओके, बहुत ही तुम्हारा फिल्मी मूड हुआ हुआ है। तो मिठल जो है वो शर्ट धो चुका होता है, एंड आई वाज लाइक मिठल क्या करते हो तुम। और मीरान भी ऐसा होता है कि तुमसे किसने कहा था उसको धो दो। वो कहते हैं वो उस लड़की ने पहनी थी साई तो मैंने धो दी। एंड मीरान इज लाइक सो डिसअपॉइंटेड कि हाय, उसको तो जो है ना वो बेसिकली निशा की खुशबू अपने अराउंड बचा के रखनी थी। आई वाज लाइक ओके, यंग पीपल इन लव ऑब्वियसली। भाई का ऑर्डर इनके पास आना, जो भाई जो भी इनकी डिश होती है उसका ऑर्डर इनके पास आना शुरू कर देता है। ये जन्नत बीबी के पास जाते हैं। अच्छा देखते हैं कि एक दफा बाइक पे से गिरने के बाद जो है ना वो निशा बाइक पे जो है ना वो एक पाँव इधर करके बैठना शुरू कर देती है। आई वाज लाइक यस, इसी तरीके से बैठते हैं बाइक के ऊपर। निशा वैसे बैठी हुई थी ना तभी गिरी है बाइक से। डे ड्रीम कर रही होती है जी वो मीरान के बारे में इस एपिसोड में। जब वो जो सीन होता है ना, जब वो माहीन के सामने एक्चुअली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है, क्योंकि हमें निशा का जो कैरेक्टर दिखाया हुआ है ना, इट वुड बी सो अनलाइकली ऑफ हर अगर हम दिखाते कि निशा को मोहब्बत हुई एंड निशा इज ऑल ओके विद दिस मोहब्बत। निशा को जिस एक्सट्रीम की हमें मोहब्बत होते हुए दिखाया ना, लाइक निशा को बहुत जुनूनी वाली, बहुत पैशनेट वाला प्यार होते हुए हमें ये लोग दिखा रहे हैं। और निशा की जो जिंदगी रह चुकी है उसमें निशा जो है वो बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट है, निशा बहुत ज्यादा सॉर्टेड है, निशा को पता है उसके ये गोल्स हैं, उसने ऐसे ऐसे पढ़ना है, फिर उसने बाहर के लिए अप्लाई कर देना है, फिर शायद वो चली जाएगी, हैड ऑल ऑफ हर लाइफ सॉर्टेड। लेकिन एकदम से ये लड़का आया उसकी जिंदगी में और उसके अंदर जो फीलिंग्स आनी शुरू हुई हैं दर्जनों के हिसाब से, तो उससे ये कंट्रोल नहीं हो पा रही है। और ये इतना जबरदस्त दिखाया है जफर मिराज के स्क्रिप्ट्स की। मुझे यही बात अच्छी लगती है कि वो ह्यूमन इमोशंस को जिस तरीके से हमें प्रेजेंट करते हैं ना, हमें समझ आ जाती है, वो हमें कंफ्यूजन भी नहीं छोड़ते हैं। और दूसरा इतने रिलेटेबल इमोशंस दिखाते हैं, ऐसा को अब समझ में नहीं आ रहा है वो इस मोहब्बत को कैसे कंट्रोल करे। तो वो जब माहीन को बताती है ना कि ये देखो उसका कप, ये देखो उसका टिश्यू, ये देखो उसका इस्तेमाल हुआ हुआ स्पून, मुझे क्या हो गया है, मैं कभी भी इतनी चीप तो नहीं थी, मैं ये चीजें क्यों बचा के रख रही हूँ, मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। और माहीन एज अ गुड फ्रेंड उसके सारे इमोशंस उसको सॉर्ट करके दे देती है कि भाई देखिए जी, आप तो जो है वो है मोहब्बत में गिरफ्तार, यू आर इन लव, तो अब आप इन चीजों से तो नहीं बच सकते, उसको इग्नोर करके तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। जो हमारी निशा है ना वो बेचारी छोटी मोटी सी निब्बी बन चुकी है। वो कहती है मेरी आदतों के ऊपर, नींद के ऊपर, मेरे टेस्ट के ऊपर, मेरे जहन के ऊपर ये बंदा सवार हो चुका है, एंड निशा इज क्लियरली नॉट लाइकिंग इट। और मैं ऑनेस्टली निशा को देकर सोच रही थी कि निशा बहन तो इतना ना सोच, देखो अगर तुम इन चीजों के अंदर पड़ गए ना तुम्हारी स्कॉलरशिप चली जाएगी, देखो देखो प्लीज 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 वेक अप निशा, तुम अपनी स्कॉलरशिप नहीं जाने देनी चाहिए। मेरे अंदर का सेल्फ उसको जगाने की कोशिश कर रहा था। तो हम ये इतना जबरदस्त निशा के कैरेक्टर के बारे में सिर्फ देखते हैं कि जब उसको थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स डेवलप होनी शुरू होती है मीरान के बारे में, तो उसको बहुत इंजॉय कर रही होती है, वो बहुत ब्लश कर रही होती है, वो मीरान को बहुत स्वीट तरीके से देख रही होती है। लेकिन जब उसके अंदर ये इमोशंस बहुत ज्यादा अपनी जड़ें मजबूत करते जा रहे हैं ना, तो निशा को एकदम से महसूस होना शुरू हो गया कि भाई मेरा तो कंट्रोल अपने आप के ऊपर से लूज हो गया है, मेरी तो जिंदगी की चीजें सॉर्टेड थी, अब मैं उनकी तरफ से डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, जो कि मतलब सही है, क्योंकि इस एज का जो कैरेक्टर और जितना सॉर्टेड और समझदार उसका कैरेक्टर दिखाया है, ऑब्वियसली ये फील उसका करना बिल्कुल जायज है। उसके बाद हम देखते हैं कि निशा अपने घर आती है तो निशा उसकी चीजें फेंक देती है, आती है मामू के साथ बैठती है और मामू से कहती है मामू कोई ऐसी दवा है, माहीन को ना किसी से मोहब्बत हो गई है, नाम वो माहीन का लगा देती है। मामू जो है वो इतने क्यूट से जो है ना वो अपना एक बॉक्स निकाल के उसको पाजेब निकाल के दिखाते हैं, इतनी खूबसूरत पाजेब होती है, पुरानी सी खूबसूरत सी पाजेब होती है। तो मामू जब वो उसको निकाल के दिखाते हैं तो कहते हैं कि कोई तावीज होता, कोई दवा होती तो मैं खुद ना ले लेता। और इतनी जबरदस्त बात वो कहते हैं ये तो मीरास है, अगर इसको फेंक दोगे तो इसकी तौहीन होगी, अगर किसी को दे दोगे तो बेइज्जती होगी। जिसके बाद ना निशा को ये बात क्लिक करती है और निशा कहती है कि ओके मुझे उसकी चीजें फेंकनी नहीं चाहिए थी। वो वापस रूम में जाती है, उन चीजों को निकाल लेती है। आई वाज लाइक ओके, ये इसका जो डिलेमा दिखाया है ना कि इसको क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा डिसीजन ले, अपने दिल को किस तरफ जाने दे, दिल की सुने, दिमाग की सुने। आई टोटली लव्ड इट। बीबी के घर में बैठे हुए जन्नत बीबी कहती है मेरे शौहर, मतलब उनके शौहर ने उनको मारा होता है, जिसके ऊपर मुझे समझ नहीं आया, मीरान ने कोई खास सीरियस स्टेप लिया नहीं है, मतलब बहुत बुरा मारा हुआ होता है वैसे जन्नत बीबी के शौहर ने उनको। खैर जन्नत बीबी कहती है कि भाई मेरे मियाँ को लगता है आपका और निसाबाजी का कुछ चल रहा है, और ना मैंने बोला कि नहीं नहीं साईं तो ऐसी लड़की को जो है वो अपने घर में नौकरानी भी ना रखें। तो वो कहता है नहीं ये तो आप ज्यादती कर रही हैं, जैसे दूसरी तो मेरी यूनिवर्सिटी में भी नहीं है। तो वो कहती है निसाबाजी, हाँ ये बात तो है, निसाबाजी अच्छी, निसाबाजी है किधर, तो कहता है मर गई। तो कहती है वो आई लाइक मीरान सेंस ऑफ ह्यूमर ऑनेस्टली। तो वो कहते हैं वो मर गई है, वो 2-3 दिन के लिए मर जाती है फिर जिंदा हो जाती है। एंड आई वाज लाइक
दिस इज लिटरली दिस इज टोटली हाउ फ्रेंड्स टॉक अबाउट ईच अदर। हम भी एक दूसरे के बारे में ऐसे ही बात कर रहे होते हैं। इम्तियाज है वो आती हैं और वो गुलमहर के साथ टाइम स्पेंड करती हैं। गुलमहर ना उनको हो जमालो का एक बड़ा मजे का वर्जन सुनाती है। आई वाज लाइक यस 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 प्लीज, अगर हमें सिंधी कल्चर दिखाया है ना तो हमें इन चीजों का जिक्र चाहिए। मुझे बहुत मजे का लगा क्योंकि हो जमालो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है पूरा, और उसके बैकग्राउंड जो पूरी स्टोरी है आप सबको पता ही होगी, बहुत जबरदस्त स्टोरी है। तो वो अलन फकीर का वर्जन सुनाती है। आई वाज लाइक यस, it is so important to talk about famous personalities of some culture। अगर हम उस कल्चर को दिखा रहे हैं ना तो बहुत जरूरी है कि हम उसको एम्बेड करें एक्चुअली घर के अंदर, घर की चीजों के अंदर, कॉन्वर्जेशंस के अंदर। बस अगर आप में से किसी ने नहीं सुना ना तो जाके सुनिएगा जरूर। हमारे क्यूटी पटूटी से मिठल हैं, वो आके जो है वो शर्ट रख जाते हैं साई के कमरे में। साई अपने निकल के आते हैं और वो जो एक इंटीमेसी का लेवल है ना वो जो दिखाया है कि जब निसा उसके घर आती है तो वो शर्ट पहनती है और बाद में जब माहीन से बात करती है तो कहती है जब से मैंने उसकी शर्ट पहनी है तो मुझे उसका वजूद अपने इर्द गिर्द महसूस होता है। फिर जब वो शर्ट मीरान के पास आती है तो मीरान भी उस शर्ट को जो है वो अपने गाल पे छूता है। एंड आई वाज लाइक के दिस इज लिटरली द प्योरेस्ट टाइप ऑफ इंटीमेसी दैट वी कैन शो। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हम अपने ड्रामाज में फिजिकल क्लोजनेस तो नहीं दिखा सकते। कल जो है वो मीरान को बता जाता है कि जी कुरैशी साहब को तो घर की एक मुलाजमा ने बता दिया। अब इस डर से जो है वो मीरान गुलमहर को सारी बातें फोन करके बता देता है। अच्छा, मैं इंतजार करी थी, मैंने कहा जब मीरान ये सारी बात बता रहे कि भाई निसा घर आई थी और सब कुछ हुआ था तो गुलमहर के एक्सप्रेशंस बदलने चाहिए, लेकिन गुलमहर के एक्सप्रेशन नहीं बदलते। गुलमहर इज लाइक वेरी फाइन एंड वेरी ओके विद इट। एंड आई वाज लाइक ओके, मतलब शायद फिर गुलमहर का कोई इनसिक्योरिटी वाला, जेलेसी तो बहुत दूर की बात है, जरा सी इनसिक्योरिटी वाला भी शायद फैक्टर गुलमहर में नहीं है एट दिस पॉइंट। रैशी साहब जब उसकी तस्वीर ले रहे होते हैं गाड़ी में तो वो कहते हैं बाबा ने मांगी है तस्वीर, नहीं मांगी ठीक है फिर कोई जरूरत नहीं है लेने की। और वो गुलमहर की बात याद करते हैं कि मीरान से मीरान बन जाओ। मैंने कहा भाई गुलमहर है बड़ी समझदार, बड़े अच्छे मशवरे देती हैं। जाहिर सी बात है गुलमहर की कोई शख्सियत ही ऐसी, इतनी जबरदस्त शख्सियत है ना, मतलब हम देखने वालों के ऊपर उनकी शख्सियत का ऐसा जबरदस्त इंपैक्ट हो रहा होता है। किस तरीके से वो बोलती हैं, जिस ग्रेसफुली जितनी ग्रेस के साथ सरवत गिलानी ने अपने आप को कंपोज किया ना, उस कैरेक्टर के लिए तैयार किया, इतनी वो एक तो हसीन लग रही हैं, उनके जोड़े इतने हसीन लग रहे हैं, पर जो उनकी गुफ्तगू का अंदाज है ना, आई एम टोटली टोटली लविंग इट। निसा जो है वो अपना पूरा अपने थॉट्स जो है वो प्रोसेस कर चुकी हैं, तो वो अगले दिन आती हैं और वो मीरान को जो है वो बिल्कुल इग्नोर करना शुरू कर देती हैं। एंड मीरान इज लाइक व्हाट, वो कहती है कि नहीं मैं प्रोजेक्ट जो है ना वो मैं खुद कर लूंगी एंड एवरीथिंग। मीरान जो है बेचारा हर्ट हो जाता है। वो लाइक मीरान भाई तुम्हें बाइक पे लिए फिर रहा है, उसने बाइक चमकवाई मिठल से अपनी, उसने क्या क्या करवाया। लाइक यार निसा भी तो अपनी जगह ठीक है ना, मतलब निसा को भी तो इससे दूर रहना नहीं रह सकती, ऑब्वियसली वो उसके करीब, उसके मजीद इमोशंस उसके डेवलप होंगे। शी इज जस्ट ट्राइंग टू सेव हर। मैं कहती है कि वो तुम्हें जो है ना वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड का जो है ना वो प्रैक्टिकल करवा रही है। आई वाज लाइक गुलमहर से अच्छा जो है ना वो कोई उसको मीरान को डिल्यूजन में मुब्तला नहीं कर सकता। मीरान भी एट दिस पॉइंट समझ जाते हैं कि भाई आप मुझे डिलुलू करने की कोशिश कर रही हैं बेसिकली। लगता है मामू समझ गए हैं, ऑब्वियसली मामू समझ गए, क्योंकि जब बाहर आते हैं तो मामू कहते हैं वो माहीन को जो दवाई दी थी ना उससे भूख जरा ज्यादा लगती है, और वो उस वक्त खाना खा रही होती है आधी रात में बैठ के। आई वाज लाइक ओके मामू नोस, मामू नोस। वहां पे अगले दिन राशिद भाई जो होते हैं ना वो जो चश्मा पहन के बैठे हुए होते हैं ना मीरान का, राशिद भाई इतने गंदे लग रहे होते हैं ना मीरान का चश्मा पहन के। और वो भी निसा भी कहती है कि हेलो भाई आप क्यों लिए, मैं ये चश्मा निकाल के खुद पहन लेती हूँ, इतनी क्यूट लग रही होती है। उस सीन में रमशा खान जब उसका चश्मा पहनती है ना, वो चश्मा नीचे करके राशिद भाई को देखती है, लिटरली लुक सो क्यूट। फिर जो है वो राशिद भाई को बताती है कि मैंने तो उसको प्रोजेक्ट से निकाल दिया। राशिद भाई खुश हो जाते हैं। तो मैंने कहा एक तो ये जो राशिद भाई है ना इन्होंने ही डाली है इन दोनों के ऊपर हाई, लेकिन वो हाई खैर ज्यादा देर टिकती नहीं है। जो है वो निसा ने उसको उसके ऊपर शेड्स थ्रो किए होते हैं। अब जो है वो मीरान कहता है भाई मैं वो तो मीरान है भाई, उन्होंने बोला कि मेरी अब हट चुकी है, मैं अब आपसे बात नहीं करूंगा। वो उसको अपने प्रोजेक्ट के लिए भी इन्वाइट करती है। वो कहते हैं कि हाँ देखूंगा टाइम मिला तो आ जाऊंगा। आई वाज लाइक ओके दिस इज नॉट मीरान, ओके भाई मीरान को मना लो प्लीज जाके। निसा जो होती है उसको इग्नोर करके चली जाती है। लेकिन ऑब्वियसली ये तो जरूरी था। जो वो सीन होता है मेरा फेवरेट, जब माहीन बैठी हुई होती है मीरान के साथ, नहीं उसकी मजबूरी है आपको इग्नोर करता है। वो कहते हैं क्यों, कहती है मैं आपको कैसे बताऊं, कहते हैं क्लियरली बताएं। तो वो कहती है कि शी इज इन लव विद यू, और मीरान का जो एक्सप्रेशन होता है, आई मीन मैंने 3 बार पीछे करके और वो एक्सप्रेशन बार बार देखा है। खुशहाल इज जस्ट टू गुड विद एक्सप्रेशंस। वो हैरान हो जाता है, उसकी उंगलियां खुली रह जाती हैं, कि मैं बहुत मजे का सीन होता है। और मीरान की जो सबसे मजे की बात है ना, मीरान यूजेस हिज माइंड। मीरान क्या करता है कि जी वो अगले दिन इस्तेमाल करता है सर शमसी को। सर शमसी से वो कहते हैं जी इंटरव्यू है मुझे जाना है साथ में, और निसा को वो बोलता है कि भाई मैं क्या करता हूँ, सर शमसी ने बोला था जबरदस्ती है। निसा जो होती है उसकी गाड़ी में पीछे जाके जब बैठने लगते हैं तो वो कहते हैं हेलो मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ, मेरे साथ आके बैठो। एंड आई वाज लाइक ओके गुड जॉब मीरान। जब निसा को बता रहे होते हैं कि भाई निसा मेरे लिए यूनिवर्सिटी का मतलब है निसा, मैं
मैं तुम्हारी वजह से चलता हूँ यूनिवर्सिटी में, जो भी चलता हूँ, डे 1 से मैंने तुम्हारी गाइडेंस में पूरी यूनिवर्सिटी देखी है। एंड आई वाज लाइक हाँ, दिस इज सो ट्रू फॉर हिम। मतलब अगर निसा उसके पास से चली गई तो वो तो बिल्कुल ही अधूरा-अधूरा सा रह जाएगा ना। तो वो निसा की बेसिकली उसको अहमियत बता रहा होता है। थोड़ा-थोड़ा इसमें पिघल रही होती है कि ओके अच्छा ये तो बेचारा हर्ट हो गया है। और फिर वो बातें करते-करते कहते हैं कि तुम मेरी ज़रूरत थी निसा, फिर तुम मेरी आदत हो बन गई और फिर तुम मेरी मोहब्बत बन गई। और निसा के चेहरे के ऊपर एक्सप्रेशंस बदलते हैं। यहाँ पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। लेकिन मैं एक बात सोच रही थी कि ये जो ड्राइव करते हुए ये बात कह रहा था कि ये सड़क पे भी देख रहा है, वो निसा को भी देख रहा है। मैंने कहा जब इतना बड़ा कन्फेशन दिखाना था, तो ये लोग किसी जगह पर बैठे हुए नहीं हो सकते थे? हम इनको देखते हैं ये जन्नत बीबी के घर पे, हम इनको देखते हैं ये प्यारी-सी एक छत के ऊपर हैं। तो जब इतना इम्पोर्टेंट कन्फेशन आना था, तो देयर शुड हैव बीन सम अदर प्लेस, कोई रेस्टोरेंट होता, यूनिवर्सिटी की कोई खूबसूरत बैकग्राउंड वाली जगह होती। ड्राइव करते हुए वो भी कराची की धूप वाली सड़कों के ऊपर, तो हमें ना दिखाते ना इसको इतना बड़ा कन्फेशन करते हुए। बट ओके, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, क्योंकि ये कन्फेशन तो हो गया है और अब हमें पता है कि ओके अब फाइनली जो है वो निसा जो है वो भी अपने गार्ड्स जो है वो डाउन कर देगी और वो कहेगी कि ओके आई शुड फाइनली एक्सेप्ट दिस गाय। क्योंकि पहले तो वो ये सोच रही थी हमारे दरमियान में डिफरेंसेस बहुत हैं, बट ऑब्वियसली अब अगर आगे से भी इस तरीके के उसको इमोशंस मिलेंगे तो वो कहेगी कि ओके व्हाई नॉट। लेकिन हमें ना नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो से एक कंफ्यूजन मिली है। वो कंफ्यूजन ये मिली है, मुझे लगता है कि ये जो एडिटर्स है ना, ये इन्होंने जानबूझ के किया ताकि आवाम को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर सके। बिकॉज आई कैन नॉट बिलीव कि मीरान ऐसा करेगा कि वो बोल रहा होता है नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो में कि जो टीचर आपको इतना सताती है, सजा देती है ना, उसको भी सजा मिलनी चाहिए। इंडिकेटिंग इस टाइप का एक इंडिकेशन इससे जा रही है कि जैसे मीरान जो है वो निसा से बदला लेने के लिए ये कर रहा है। लेकिन मीरान का कैरेक्टर मुझे थोड़ा थोड़ा सा ग्रे भी लगता है। वो ये कर भी सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं वो तो बिल्कुल जेंटलमैन है, वो तो ये कर ही नहीं सकता है। अब आई डोंट नो, मुझे लगता है ज़ैफर मेराज की राइटिंग में ये एक इंटेंशनल चीज़ है। सबसे ज़्यादा मुझे मीरान के कैरेक्टर के बारे में जो ग्रे चीज़ लगती है वो ये लगती है कि अगर, क्योंकि मुझे 97-98% श्योरिटी है कि गुल महर इसकी वाइफ है। तो अगर गुल महर इसकी वाइफ है तो इसने निसा को इतना बड़ा कन्फेशन देने से पहले ये बात उसके सामने क्यों नहीं खोली कि मेरी एक पहले से वाइफ है। और अगर ये निसा से अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करता है और इनकी मोहब्बत परवान चढ़नी शुरू हो जाती है और ये निसा से इस बात को छुपा के रखता है कि गुलमहर मेरी वाइफ है, तो ये तो हम सबकी नज़र में मीरान के कैरेक्टर को बिल्कुल भी जेंटलमैन साबित नहीं करेगा। तो मुझे ये देखना है कि मीरान का कैरेक्टर हमारे लिए ग्रे बन के सामने आता है या हमारे लिए वाइट ही रहता है, क्योंकि अभी तो मीरान इज लाइक a very nice boy, a gentleman with good sense of humor. लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा आगे इस कैरेक्टर में ग्रे शेड्स आने वाले हैं या नहीं, जिसका मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ ये गुत्थी जल्दी से सुलझ जाए। इन किस्तों में भी नहीं पता चला कि गुलमहर और मीरान का एक्चुअली रिश्ता क्या है। जल्दी से हमारे आगे जो है ना वो इस रात से पर्दा उठ जाए कि गुलमहर आखिर मीरान की लगती कौन है। तो हो गया हमारा एपिसोड नंबर 8 और 9 का रिव्यू। अब आपसे होती है हमारे अगले रिव्यू के अंदर मुलाकात। मैं जो हूँ वो जमा तकसीम को देखना भी शुरू करूंगी और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उसको रिव्यू भी करूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं जिनकी शादी उनकी शादी को रिव्यू करूं, लेकिन मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि मैं हॉरर जॉनरा को देख नहीं सकती। मुझे फोबिया है हॉरर किसी भी चीज़ से, थोड़ी सी भी चीज़ से। तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा कि जिनकी शादी उनकी शादी में कितना हॉरर एलिमेंट है, इतना है कि फोबिया वाला बंदा इसको बर्दाश्त कर सके, बिकॉज आई कैन नॉट स्टैंड हॉरर म्यूजिक्स एंड एवरीथिंग। तो जमा तकसीम का तो आपसे वादा है कि मैं उसको जरूर रिव्यू करूंगी, क्योंकि मैं उसको देखूंगी भी बहुत शौक से। अब होती है आपसे अगले रिव्यू के अंदर मुलाकात। आप अपना ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे अगर मुझे फॉलो नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, वहां पर मैं अपडेट्स देती रहती हूँ। आपसे होती है अगले रिव्यू के अंदर मुलाकात। अल्लाह हाफिज।